वो जानते नहीं इन लड़कों को माचिस की तीलियां हैं सर, ज़रा सी घिसने तो भड़क उठती हैं, इनसे चिराग भी जलते हैं और चिताएं भी। अब पीयूष मिश्रा कोई महात्मा गांधी तो है नहीं कि हम उनकी बात मान लें। खैर मेरे हिसाब से तो इरफान भाई बहुत बहुत गजब के, उनसे बढ़िया एक्टर तो मैंने नहीं देखा है। मैंने कहा कौन सी लाइन इरफान भाई, तोरे तेरा दिमाग घुटने पे है क्या? अब मुलाकात होती है गुलजार साहब? हमारे एक मिस्टर कुट्टी होते थे जो उनके ऑफिस में, वो हमारा कनेक्ट होते थे गुलजार साहब के साथ। और जैसे ही वो रिहर्सल ख़त्म हुई, अनुराग मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि तू रणसा कर रहा है मेरी फिल्म में। मैंने कहा कौन रणसा? जब हम मोहब्बतें की शूट कर रहे थे लंदन में लॉन्गलीट में, तो आई रिमेंबर वो बता रहे थे कि किस तरीके से कितनी सारी उनकी जो फिल्में थी वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म करके यहाँ पहुँचे हैं। इतना कहना था कि अनुराग का दिमाग उड़ गया और वो पुलिस वाले को गाली देने लगा। फाइनली ऐसा हुआ कि अनुराग ने बोला कि मार मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मारते हो गोली से। जब से मेरे न्यूज़ रूम को पता चला है कि रणविजय आने वाले हैं और रणविजय के साथ काम करने वाले हैं, तो लोगों ने मुझसे दोस्तियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि एक एक फ़ोटो तो ज़रूर खिंचवाऊंगा मैं। सब लोगों ने, सब कम से कम मुझे सुबह से 10 लोग तो अप्रोच कर चुके हैं। मैं आज खुद सेलिब्रिटी ऐसा फील कर रहा हूँ। हालांकि हमारे साथ 2 लोग दूसरे लोग आए हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एक्टर्स हैं। सेलिब्रिटीज़ गलत शब्द होगा उनके लिए। अभिमन्यु सिंह और जिमी शेरगिल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। थैंक यू। और फिल्म आ रही है आपकी आजम। पहले फिल्म पे बात करेंगे, फिर दूसरे मसलों पे जाएंगे। क्या किरदार है, कैसा है मामला? मामला वैसा ही है जैसा ट्रेलर में दिख रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अंडरवर्ल्ड की कहानी है। एक कुर्सी खाली हो जाती है राजा की, अब उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? बस अब उस गद्दी पे कौन बैठेगा, उसी जद्दोजहद में सब लोग लगे हुए हैं। कोई समय से आगे चल रहा है, कोई समय के पीछे चल रहा है, कोई समय के साथ चल रहा है। किसी की किस्मत उसका साथ दे रही है, किसी का किस्मत उसका साथ छोड़ दे रही है। तो बहुत लेयर्स हैं फिल्म में और काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मूवी बनी है। रॉ है, रियल है। तो अंडरवर्ल्ड पे दूसरी फिल्म्स भी पहले बनी हैं, मगर इस तरह की नहीं बनी है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। बिकॉज स्क्रीन प्ले में इसमें कुछ यूनिक सा कुछ एलिमेंट आया है जो डायरेक्टर लेके आए। डायरेक्टर खुद राइटर हैं, एडिटर हैं और राइटर भी हैं। तो सब कुछ उनके दिमाग में पहले से फिक्स था कि मुझे ऐसे करना है। तो ये यूनिक एलिमेंट क्या है इसमें? स्क्रीन प्ले के अंदर जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि रेस अगेंस्ट टाइम वाली पिक्चर है। और सुबह होने से पहले पहले ये जितने भी हादसे हो रहे हैं इनको कहीं ना कहीं कल्मिनेट करना है। तो वो सूरज उगने से पहले पहले सारा कुछ होना। एक रात कहते हैं आज ही इसी रात में तीनों को उड़ा दो। मगर लगता नहीं है कि एक रात नहीं है वो। तीन बहुत सारे लोग हैं। नहीं है, 3 से 4 से ज़्यादा हैं और कितने बीच में लपेटे में आते हैं वो सब देखेंगे। बट रेस अगेंस्ट टाइम है। और वो जो यूनिक एलिमेंट आपने कहा, वो यूनिक एलिमेंट इसमें ये है कि इसमें लेयर्स हैं। जैसे इस वक्त मैं और आप बैठ के कुछ बात कर रहे हैं और हमने सीन यहाँ से शुरू किया, हम कहीं और जाते हैं, फिर हम कट करते हैं, हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी सेम बात हो रही है, लेकिन उसमें एक और परत उठ जाती है। तो जैसे प्यास के एक परत के बाद दूसरी परत के बाद तीसरी, वो आपको हर वक्त लगता है कि अरे वहीं से स्टार्ट हो रही है फिल्म, वहाँ पे आ रही है, लेकिन नहीं, उसके अंदर कुछ और डेप्थ पता चलती है, कुछ और फैक्ट्स पता चलते हैं आपको। एक लेयर्ड है काफ़ी स्क्रीन प्ले, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया, यूनिक। आप दोनों एक दूसरे के भाई बने हैं इसमें? नहीं। आप गेस कीजिए क्या बने। अच्छा, गेस। दैट्स फॉर यू टू गेस एंड फॉर अस टू नो। ठीक है, गेस करेंगे हम लोग। एक आपने बोला ना कि इसमें यूनिकनेस है, गैंगस्टर की फिल्में इससे पहले भी बन चुकी हैं, इस तरह गैंगवार की एक तरह से, तो इस तरह की फिल्में बहुत सारी बन चुकी हैं, पर इसमें यूनिकनेस है, आप ये भी कह रहे हैं। तो ऐसी फिल्में, ऐसा कंटेंट बार बार या कोई भी कंटेंट बनना शुरू होता है, एक तरह का एक समय आता है कि उस तरह का बहुत सारा कंटेंट फिर बनने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये हिट होने का लालच होता है या जितना पैसा लगाया है वापस? अगर ऐसी पिक्चर चलेगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसी और बहुत सारी बननी शुरू हो जाएंगी।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्राइम के ऊपर पहले फिल्में नहीं बनी हैं। हाँ। पहले बहुत बनी है, स्पेशली मुंबई क्राइम के ऊपर बहुत बनी है, लेकिन ये ऐसी फिल्म जो है काफ़ी बड़े गैप के बाद आ रही है ये फिल्म मुंबई क्राइम के ऊपर। और इसमें जैसा आपको बताया रेस अगेंस्ट टाइम है, इसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। कैसे चीज़ें जो हैं सब के सब जो हैं हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये रात को हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो चीज़ें इसको थोड़ा सा अलग करती है फ्रॉम द अदर गैंगस्टर। थोड़ा थ्रिल है इसमें, थ्रिल है, सस्पेंस है, स्पीड जब है। एक सस्पेंस आपका खुलेगा तो आप बोलोगे हाँ, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये था, बट आपको बाद में पता लगेगा ये तो गलत था मैं। तो ये मज़ा है इस, गेसिंग गेम वाला मामला है। तो वो चीज़ आपको एकदम अपनी सीट के साथ जोड़ के रखती है। और ट्रीटमेंट अलग है फिल्म का। और ये डायरेक्टर बहुत आगे जाने वाला है, ये बहुत बढ़िया लिखता है, बहुत बढ़िया एडिट करता है, बहुत बढ़िया शूट करता है। हर फिल्म, किस फिल्म को किस कहानी किस तरीके से ट्रीट करना है वो इसे पता है। और जब आदमी लिमिट में रह के इस तरीके की फिल्म बना रहा है तो आप ये सोचिए कि जब इसको जो चाहिए होगा जब मिलेगा तब ये फिल्म बनाएगा तो क्या बनाएगा। बाय द वे, जिस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम है श्रवण तिवारी, जो आज आ नहीं पाए। हाँ, जो आ नहीं पाए, आने वाले थे, तो उनसे भी हम बहुत सारे सवाल मेरे छूट गए जो मैं पूछना चाहता था। खैर, आप दोनों का करियर बहुत दिलचस्प रहा है। जैसे आपने माचिस से शुरुआत की, फिर माचिस से लेके फिर मोहब्बतें आती हैं, हासिल आती है, फिर आपका धीरे धीरे करके फिर तनु वेड्स मनु आती है, फिर इस लीग पे आप एक चलना शुरू करते हैं। तो आगे का आप करियर कुछ आपने प्लान किया है कि यहाँ जाना है या फिर जिधर ले जाए? नहीं, प्लानिंग तो इंसान कई बार करता है कि अब यार ऐसा काम नहीं करूँगा, अब मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगा, मगर होता तो वही है जो लिखा होता है। आप प्लानिंग जितनी मर्जी कर लीजिए, जितना सब कुछ हो, अगर वापस से, मैं ये समझता हूँ। नहीं, लिखा तो होता है, लेकिन जो आपने प्लान किया वो तो बताइए, वो पत्ते नहीं, जैसे अगर आदमी, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैंने प्लान किया कि यार अब मैं ना ये नेगेटिव टाइप की फिल्में अभी बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और आप ढूंढने लग जाते हैं कि यार मैं कॉमेडी, अब वो कॉमेडी जैसी आपको आ रही हैं, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसमें आपके 3-4 महीने भी बर्बाद हो गए, और अचानक से फिर से एक बहुत कड़क इंटेंस नेगेटिव रोल आ गया। अब आपने पहले सोचा हुआ था कि मैं नहीं करूँगा, मगर जब आपको सुनाया गया और सब कुछ हुआ, आप बोलते हो अब यार इसको मैं कैसे छोड़ूँ, अभी करने का मज़ा तो बहुत आने वाला है और कहानी भी बहुत अच्छी है, तो आप यू एंड अप डूइंग दैट। सो प्लानिंग इंसान जो है बहुत तरीक़ों से बहुत चीज़ों की करता है, मगर होता वही है जो नसीब में होता है। बट हाँ, ये है कि अब इस फिल्म की ही बात ले लीजिए, मैंने जब मुझे इसके बारे में बोला गया था कि एक ये OTT का कुछ आया है, एक उधर से ये आया है, एक उधर से वो आया है, और एक फिल्म आई है जो कि एक रात की कहानी, मैं एक रात की कहानी है, तो का मतलब ये है कि 40 रातें गई हमारी, पूरी रात। मुझे नहीं मज़ा आता है नाइट शूटिंग करने में, और स्पेशली जब लंबी 20-20, 40 रातें एंड ऑल दैट व्हाटएवर, तो मैंने ना बोल दिया था। अच्छा, बस वो किस्मत थी कि कुछ 3-4 हफ्ते के बाद जो स्क्रिप्टें आई हुई थी उनमें से इनकी भी भेजी हुई वो स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, जो मुझे नहीं पता था कि ये वही है जो नाइट की कहानी है। उस वजह से मैंने जो है उसको खोल के पढ़ लिया, क्योंकि वही एक ऐसी स्क्रिप्ट आई थी जो हिंदी में लिखी हुई थी, अदरवाइज़ हम लोग को रोमन में आती है मोस्टली, तो वो हिंदी में लिखी हुई थी। मैंने कहा यार आज ये डिफरेंट करते हैं, आज ये पढ़ते हैं। पढ़ते एक बार में, मतलब 2 पन्ने पढ़े थे, उसके बाद मैं जुड़ गया था कहानी से, मैंने पूरी पढ़ी, और मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, अरे ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और उसने मेरे से डिटेल लिए कि क्या लिखा है, ये है वो है, और उसके बाद उसने बोला ये तो वही कहानी है नाइट वाली। अच्छा, तो मैंने कहा यार इनको 40 की जगह 80 चाहिए रातें दे दो, लेकिन ये पिक्चर हमने करनी है। और आपका क्या ट्रेजेक्ट्री, करियर ट्रेजेक्ट्री देखेंगे आपकी, तो आपने अक्स से शुरू किया, फिर गुलाल आई, फिर अभी आप किसी का भाई किसी का जान, और फिर साउथ में भी काम कर रहे हैं। तो इस करियर ट्रेजेक्ट्री को लेके कहाँ जाना है आपको? कुछ पता ही नहीं है। आपसे मैं सच बात कहूँ तो मैंने प्लान करना छोड़ दिया लाइफ में, इसलिए क्योंकि जो भी प्लान मैंने किया कभी हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो क्यों मैं अपना दिमाग खपाऊँ। तो मैं जो भी रोल्स मेरे पास आते हैं
मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, कुछ किया जा सकता है, तो चलो करते हैं। कभी रोल नहीं जमा, पैसे जम गए, तो चलो पैसे के लिए कर लेते हैं। तो इतना मुझे मालूम है कि जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ हम पहुँचेंगे। आप कितना भी लाख ट्राई कर लो, होना वही है जो लिखा है, जैसा जिमी ने बोला। तो मैंने थोड़ा सा अपने दिमागी लगाम, घोड़े को लगाम लगाया है कि ज़्यादा सोचो नहीं, जो हाथ में काम है उसी को आप बहुत अच्छे से करो। क्योंकि कई बार मुझे एक बार मिठुन दा ने कहा था कि तू जिस फिल्म से भी एक्सपेक्ट करेगा उससे तेरा कुछ नहीं होगा, और जिस फिल्म से तू एक्सपेक्ट नहीं करेगा या जिस रोल से, हो सकता है वही तेरे लिए मैजिक कर जाए। क्योंकि उनके साथ ये हुआ था। तो ये लोग जब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स आपको बताते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इनकी बात माननी चाहिए, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। तो ये तो सोचते होंगे ना कि इतनी फिल्में कर ली हैं, 4 फिल्में, तो ये सेम रोल है, एक ही तरह का रोल है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि पर वो रुका रहा नहीं जाता, फिर वो कर लेते हैं हम लोग। तो ये सोचते होंगे ना कि ये 4 फिल्में कर ली यार, एक ही तरह की रोल है, अब कुछ नया मिलेगा तभी करेंगे। नहीं, ऐसा मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं, घर चलाना है, तो मैं चूज़ी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं हर फिल्म को सेलेक्ट करूं कि हाँ ये बहुत अच्छी है, ये ख़राब है। तो मेरे पास जो भी आता है उसमें जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं करता हूं और मैं आगे बढ़ जाता हूं। पीयूष मिश्रा आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे कि सिनेमा एक्टिंग सबसे आसान काम है, उससे आसान कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिक पता चल गई तो फिर आप खूब पैसे छापिए, खूब करिए, बहुत आसान है। तो आप लोग के अनुसार क्या सिनेमा एक्टिंग बहुत आसान है या फिर? अब ये बोलने वाले हैं पीयूष मिश्रा। हाँ। अब पीयूष मिश्रा कोई महात्मा गांधी तो है नहीं कि हम उनकी बात मान लें। तो मेरा विचार उनके विचार से बिल्कुल अलग है। एक्टिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, और कई बार एक्टिंग की बात नहीं, वो सिनेमा एक्टिंग की बात कर रहे थे। नहीं, मेरे लिए एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, सीरियल एक्टिंग, सब का मतलब एक्टिंग है। ऐसा नहीं होता कि आप सिनेमा में एक्टिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा कंजूसी से एक्टिंग कर रहे हैं, आप थिएटर में कर रहे हैं तो आप दिल खोल के कर रहे हैं। एक्टिंग है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, आपको अपना 100% वहाँ देना है और आपको बेस्ट देना है। तो मैं तो उसी में बिलीव करता हूँ कि कुछ भी आसान नहीं है। आप जिमी? मैं भी यही समझता हूँ कि आई थिंक एक्टिंग आसान चीज़ नहीं है, एक साधना है। उसको अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग मेथड में घुस के करते हैं, कुछ लोगों का अपना एक अलग तरीका होता है, वो अपने अंदर बिठा लेते हैं लेकिन उससे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर लेते हैं। वो उससे बेहतरीन एक्टर होते हैं जो वो कर पाते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, क्योंकि वो इस तरीके से उस कैरेक्टर को अपने अंदर बिठा लेते हैं कि जब वो रियल लाइफ में वापस आना चाहें तो 1 सेकंड में आ जाते हैं, और जब उस कैरेक्टर के अंदर जाना चाहें तो चले जाते हैं। एग्जाम्पल दिए ऐसे एक्टर्स के, एक आध आप लोगों ने? खैर मेरे हिसाब से तो इरफान भाई बहुत गजब के, उनसे बढ़िया एक्टर तो मैंने नहीं देखा है हमारे यहाँ पे। बहुत ही कमाल के और कमाल की बारीकियों के साथ वो इंसान काम करता था। नए वालों में से जो हैं, नया तो मैं उस हिसाब से नहीं कह सकता हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल। मैं जयदीप पहलावत जो है उसके परफॉर्मेंसेस को मैं बहुत लाइक करता हूँ। कुछ ऐसे कमाल के नुआंसेस उसके निकल के आते हैं जो, सो मुझे वो आउट ऑफ द फ्रेश जो ब्रिगेड इस टाइम पे टेक ओवर कर रही है उसमें से उनका काम भी बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब अभी प्रोसेस पे आएंगे, आप बात कर रहे थे सबका अलग अलग अप्रोच होता है, उस पर बात पे आएंगे। पर अभी आपने एक बड़ी ज़रूरी बात कही थी बीच में, वो मिस ना हो जाए इसलिए मैं वहीं लौट के आ रहा हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट थी, ये पहली ऐसी, मतलब पहली नहीं, बड़ी कम स्क्रिप्ट ऐसी आती हैं जो हिंदी देवनागरी में लिखी हों। तो ये कहाँ से, इस वजह से भी कुछ ऐसा हुआ है क्या कि कहानियाँ उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, या लोग शिकायत करते हैं कहानियों को लेके? हाँ, मेरा ये मानना है कि जब हिंदी की फिल्म बन रही है तो ठीक है, हिंदी में तो आप मुझे दोगे ना स्क्रिप्ट। हाँ। इतना तो मेरा हक बनता है। जैसे मैं एक फिल्म थी तो उसमें मतलब मैंने 1-2 लोग को देखा, आशुतोष राणा, वो कहते हैं कि मुझे हिंदी में ही चाहिए स्क्रिप्ट। अगर रोमन में है तो वो कहते हैं मुझे आप हिंदी में देवनागरी में। मनोज वाजपेयी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन नहीं मिल पाता है कई बार, और आपको वो लोग रोमन में ही पकड़ाते हैं, तो फिर अब वो भी आदत हो गई है। एक
सॉफ्टवेयर होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप उसको रोमन में भी निकाल सकते हैं, आप उसको देवनागरी में भी निकाल सकते हैं, आप उसको उर्दू में भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। वो जस्ट थोड़ी सी मेहनत इनपुट की होती है। तो कई लोग करते हैं और कई लोग आपसे पूछते भी हैं स्टार्टिंग में कि आपको कैसी चाहिए, मतलब डू यू वांट देवनागरी में चाहिए आपको, या फिर आपको रोमन में चाहिए, या आपको कैसे चाहिए, आप बता दीजिए। तो अब मेरे जैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भेज दीजिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपकी स्क्रिप्ट को देवनागरी में पढ़ के मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास दूसरी अलग नॉवल और पुस्तकें पढ़ी हुई हैं जिनसे, बट कंफर्ट की बात होती है। हाँ वही मतलब फील आता है, फील आता है, डायलॉग पढ़ रहे हैं वही। हिंदी में लिखा हुआ तो वो आपकी जो है कंफर्ट की बात है। अब हम भी, अब सपोज़ कीजिए कि मैं पंजाबी की बात करता हूँ। जब हम स्कूल में थे तो हमने पंजाबी जो है सीखी, पढ़ी, लिखना सीखा, सब कुछ, गुरमुखी जो बोलते हैं। तो अब गुरमुखी को कायम रखने के लिए मैं सिर्फ वो 1 या 2 स्क्रिप्ट्स जो मेरे पास आती हैं मैं उनके ऊपर नहीं रिलाई करूँगा। तो मैं कुछ नॉवेल्स, कुछ ऐसी चीज़ें उठा के फ्रॉम टाइम टू टाइम पढ़ता रहूँगा, ताकि वो मेरे दिमाग के अंदर वो बटन, रिफ्रेश बटन चलता रहे। सेम चीज़ हिंदी में होती है। तो अचानक से जब आपको ऐसी कुछ स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं जो हिंदी में लिखी होती है, देवनागरी में लिखी होती है, तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा देखते तो हैं क्या है। तो अब फिर से मैं लीक से हट जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल आप कुछ बोल देते हैं तो उससे कुछ चीज़ें निकल आती हैं, मोह शुरू हो जाता है। आपने बोला कि कुछ उसके लिए कुछ और पढ़ना है, तो क्या और क्या पढ़ते हैं? वो उपन्यास कौन से पढ़ते हैं? मैं तो पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम। मैं अभी आपको क्या बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ता हूँ। मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। मेरे पिताजी के पास ऐसे जैसे आपकी किताबें पढ़ी हुई हैं इतनी, तो वो कुछ वक्त में ही ले आते हैं, लेकिन 1-2 पन्ने पढ़ के उम्र हो गई है छोड़ देते हैं। सारी कंप्लीट मुझे ही करनी पड़ती हैं। अच्छा। तो पिता का अधूरा काम अलग जो है वो चीज़ें मैं करता रहता हूँ। कभी कुछ पंजाबी में शुरू कर देता हूँ, कभी हिंदी में कर देता हूँ, कभी इंग्लिश की कोई आ जाती है नई, जो कि अनहर्ड टाइप होंगी, मतलब आपने उनके नाम ऐसे सुने भी नहीं होंगे। अच्छा, ये अनहर्ड वाली बात याद आ गई। हिंदी तो चलिए हम लोग बहुत लोग जानते हैं, बहुत पढ़ते हैं, यहाँ पूरा न्यूज़ रूम हिंदी भी बताएंगे, 10-15 रिकमेंडेशंस बता देंगे। पंजाबी की 1-2 किताबें बताइए जो हम लोग को पढ़नी चाहिए, जिसके लिए हमें लगे कि हमें गुरुमुखी सीखनी है। हाँ, पंजाबी में देखिए, मैं मोस्टली जो है थोड़ा सा अपने गुरुओं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ, और कहीं पे भी, और उसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बाकी अगर आपको शॉर्ट उसमें है तो चाहे जैसे आप वो बुल्ले शाह, बारे शाह, वो सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें गुरुमुखी में भी लिखा होता है, फिर हिंदी में भी होता है, फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होता है। आप समझ रहे हैं? तो उसमें अगर आपको, अब आपने हिंदी के गानों में या ऐसे कहीं पे भी उनकी फ्रेजेस जो हैं वो सुनी होंगी, वो लोगों को बहुत, आप लोगों को पसंद आएंगी। मैं थोड़ा सा माइथोलॉजी और इन सब से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा पढ़ना पसंद करता हूँ। मैंने हरिवंश पुराण भी पढ़ी हुई है। अच्छा। तो मुझे पसंद है ये सब चीज़ें पढ़ना। मैंने गुरु ग्रंथ साहब की वो पढ़ी हुई है। तो मुझे बस वो नॉलेज लेना कि मतलब क्या है उन्होंने लिखा था और आज हमने वो ट्रांसलेशन में क्या क्या गड़बड़ कर दिया है, वो भी जानने की मेरे अंदर एक उत्सुकता रहती है। आप क्या पढ़ते हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर मैंने काफ़ी पढ़ा है। मेरे फादर भी बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के और इंग्लिश के, और जैसा जिमी कह रहा है, हमारा पटना में पूरा घर किताबों से ही भरा हुआ है। और मुझे याद है कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मुझे उनके बुक्स निकाल के पढ़ने की आदत लग गई, और उसी वक्त मैंने फेदोर दोस्तोयेवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, मक्सिम गोर्की, खलील जिब्रान, उनका फेवरेट D.H. लॉरेंस, ये सब मैंने लिटरली चाट डाला। तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मेरे पास लिटरेचर का खजाना था मेरे दिमाग में, कहीं से कोई भी रेफरेंस हो, कुछ भी हो। और फिर मैंने मेरी प्रिय कहानियाँ करके एक सीरीज़ आई थी बुक्स की, जिसमें जैसे ज्ञानेंद्र कुमार हो गए, हाँ, निर्मल वर्मा हो गए, शिवानी हो गई, अमृता प्रीतम हो गई, इन सब की जो फेवरेट स्टोरीज़ हैं वो कंपाइल की हुई है मेरी प्रिय कहानियाँ। वो उस वक्त आती थी। निर्मल वर्मा वाली मैंने पढ़ी, उसमें पढ़ी यहाँ पे। हाँ, तो वो जितने भी राइटर्स ने जितनी अपनी स्टोरीज लिखी हैं उसमें जो उनके फेवरेट्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया।
तो उसमें बहुत कमाल कमाल की मैंने स्टोरीज पढ़ी हुई हैं। शॉर्ट स्टोरीज होती थी, आपने 10-15-20 मिनट में एक स्टोरी ख़त्म कर दी। अभी ऑफ लेट मैंने उदय शंकर को पढ़ा, पॉल गोमड़ा का स्कूटर, उदय प्रकाश। अरे वो बहुत अच्छी कहानी है, वो तो बहुत अच्छी कहानी है। और उसमें वॉरेन हेस्टिंग का सांड एक स्टोरी, वो मेरी फेवरेट है। अभी ऑफ लेट मैंने, मतलब ये भी मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैंने पढ़ी, 2 साल या 3 साल पहले मैं भौकाल की शूटिंग कर रहा था वहाँ पे लखनऊ में। वहाँ पे मुझे बुक मिली और मुझे याद था कि इरफान भाई ने बोला था कि ये राइटर को पढ़ना तुम, क्योंकि वो वॉरेन हेस्टिंग का सांड को कुछ अडेप्ट करने की कोशिश में लगे थे उस वक्त, कि मैं इसको कैसे अचीव करूं, मैं क्या करूं इस स्टोरी के लिए। तो बहुत ही अच्छा, मतलब हिंदी में तो हमारे पास खजाना है और राइटर्स ने अपने काम करके, राइटर्स लोग चले गए हैं, लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि कोई ऐसा ही पेन उठाता है और स्क्रिप्ट राइटर बन जाता है और कुछ भी वो लिखता है और करोड़ों के घर में रहता है, बड़ी गाड़ियों में घूमता है और वो राइटर नहीं है। क्योंकि ये जो आप बुक्स देख रहे हैं, ये हैं राइटर्स जिन्होंने अपना काम किया हुआ है। जैसे एक जहाज के पंछी मैंने पढ़ी थी नॉवेल, इला चंद्र जोशी की, 7 समंदर पार, इला चंद्र जोशी की। ये आप दोनों बुक पढ़िए, इस पे अगर वेब सीरीज बन जाए दुनिया हिल सकती है। तो ऐसा खजाना है हमारे पास लिटरेचर का हिंदी में। संस्कृत की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। इतना बड़ा खजाना है जिससे हमारे बच्चे, मेरे बच्चे भी महरूम हैं, उनको नहीं मालूम। तो मैं टाइम टू टाइम उनको कुछ बुक्स देते रहता हूँ। जैसे मैंने अपनी बेटी को रश्मि रथी दिया, मैंने कहा ये पढ़ो तुम, बस बोलो तुम, अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी हिंदी कैसी है, इंग्लिश तो तुम लोग बोलते ही हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हिंदी भी अच्छी बोलो। और ये मेरी कोशिश रहती है। पर अब मैं बहुत मिस करता हूँ पढ़ना, पर फिर भी कभी कुछ मौका मिल जाता है तो मैं कुछ किताबें उठा लेता हूँ। पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, पर मैं वापस से आई गेट बैक टू रीडिंग। अब दोनों की बातचीत में इतनी देर मैंने उनका जिक्र नहीं किया, मैं चाहता था वो एंड में जिक्र करूँगा, पर दोनों लोगों की बातचीत में इरफान का जिक्र आ चुका है। एक बार दोनों लोगों ने जिक्र कर दिया है इरफान का। तो इरफान, सौरभ शुक्ला का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि इरफान जो है वो, उसके अंदर बहुत वैसा अप्रोच है, डायरेक्टोरियल, सॉरी सौरभ शुक्ला नहीं, सुधीर मिश्रा, कि उसको ये पता रहता था कि वो खुद एक डायरेक्टर की तरह वो काम करते थे। तो कैसा था उनके साथ काम करना आप लोग का, और उनसे क्या सीखा, या वो कैसे सीखते थे आप लोग से, क्योंकि वो बहुत ऑब्जर्व करते थे। वो तो सीनियर थे, हमने उनसे मतलब बहुत सीखा है। मैंने उनसे बहुत सीखा क्योंकि लकीली मेरा पहला सीरियल, एक पायलट हम लोग शूट कर रहे थे, जयते, जो बाद में आई भी कहीं पे, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाद में विनीत कुमार ने उनको रिप्लेस किया था। विनीत भाई आए थे ऑन बोर्ड, जो बिहार पटना के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। तो मैं देखता था कि पहली चीज़ जो मैंने उनसे सीखी इरफान भाई से, वो ये थी कि वो किसी को कोई सजेशन नहीं देते थे। जैसे आप जाएंगे सेट पे, कभी कभी आपको लगेगा कि ये कल का नया एक्टर, इसको खुद एक्टिंग नहीं आ रही और वो दूसरों को ज्ञान बांट रहा है। ऐसे होता है जनरली, कई लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं। और मैंने देखा इस आदमी को सब कुछ आता है, लेकिन ये मुंह बंद करके अपना काम कर रहा है, किसी को कोई एडवाइस नहीं देना। हाँ, अगर आपने उनसे पूछा तो आपकी वो हेल्प ज़रूर करेंगे। दूसरी बात कि कहीं जाके मुझे ऐसा फील होता था कि वो रियल लाइफ को भी रियल लाइफ ही समझ के चल रहे हैं। अच्छा। जैसे एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, अजीब सी बात थी, बिकॉज एक असिस्टेंट ने कुछ बोला और वहाँ पे कुछ आवाज़ आ गई सेट पे। तो मैंने बोला अरे ये क्या कर रहे हो, तो कोई और चीखा। तो मैंने बोला अरे शांत रहो यार, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या। एक लाइन मैंने बोली, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या। सब लोग शांत हो गए। उसके बाद उन दिनों मैं ऑब्वियसली नया था, मेरे पास कोई अपना व्हीकल नहीं था। इरफान भाई के पास गाड़ी थी, उन्होंने कहा चल मैं तेरे को छोड़ता हूँ। वो मलाड में रहते थे, मैं गोरेगांव। कब की बात है ये काफ़ी पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15 साल तो आराम से हो गए। वो मलाड में रहते थे, लौटते हैं कहानी पे। तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी में बिठाया मुझे और वो चले जा रहे हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और चलते चलते अचानक से उन्होंने एक बात कही कि यार आज जो तूने एक लाइन बोली ना, कमाल की लाइन थी वो। क्या लाइन बोला यार तूने।
कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं होगा ना तो समझ ही नहीं पाएगा उस लाइन को। तो मैंने सोचा ऑब्वियसली ये बात कर रहे हैं मेरे परफॉर्मेंस में किसी लाइन की। मैंने कहा कौन सी लाइन इरफान भाई? तो अरे तेरा दिमाग घुटने पे है क्या? अब वो चीज़ मैंने रियल में बोली थी और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो एक्टिंग थी। मतलब वो इतने ऑब्जर्वेंट थे। फिर एक और चीज़ मैंने सीखी उनसे कि मोनोटोनी को कैसे तोड़ा जाए। जैसे कई बार आपकी वजह से नहीं, कैमरामैन की वजह से कोई गलती हो गई, ट्रॉली चलाने वाले ने सही मार्क पे आके रोका नहीं, कहीं से लाइट लीक हो गई, या को एक्टर ने कुछ फंबल कर दिया, तो 3 4 5 रीटेक्स होने लगे। अब उसमें एक्टर के लिए मुसीबत हो जाती है कि वो मोनोटोनस होने लगता है, क्योंकि एक ही चीज़ वो कर रहा है 5वीं बार 6ठी बार, तो एनर्जी भी कम होती है। तो वो गियर चेंज करते थे। तो एक टेक में कुछ और किया, दूसरे में कुछ और कर दिया, तीसरे में कुछ और कर दिया। तो फाइनली जब मैं थिएटर करने लगा, मकरंद देशपांडे जो मेरे थिएटर के गुरु हैं, तो जब मैं थिएटर ख़त्म करके निकल रहा था तो मकरंद देशपांडे ने मुझे बोला कि 2 ही चीज़ बोली उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा कि जा दुनिया को ऐसा कुछ दिखा जो किसी ने देखा ना हो, और दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि अगर तू दुनिया को सरप्राइज़ करना चाहता है, ऑडियंस को सरप्राइज़ करना चाहता है, तो सबसे पहले खुद को सरप्राइज़ कर। तो एज एन एक्टर जैसे ही आप खुद को सरप्राइज़ कर देते हो तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे कुछ मैजिक क्रिएट होना ही है, क्योंकि दूसरे लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता कि आपने क्या कर देना है उस वक्त। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। कई लोग ऐसे होते हैं, कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि बहुत रिहर्सल बहुत कम करवाते हैं कि वहीं पे रियल जो। हाँ, और कई लोग का उल्टा है, कई लोग 1-1 महीने की रिहर्सल लगाते हैं। शेखर कपूर का बैंडेड क्वीन में मैं सौरभ शुक्ला कह रहे थे कि वो रिहर्सल ही नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि रिहर्सल नहीं करना है, वहीं सीधे करो तभी रियल होता है, वरना खैर वो लौटते हैं हम लोग। तो आप बताइए इरफान, और इसी से मेरे 2 सवाल। पहले चलिए इरफान पे बात। हमने साथ में 4-5 फिल्में की थी, बट आज वही सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लाइट में कि इरफान भाई के साथ जैसे इनकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज थी उनके साथ। मेरा क्या था, एक वो सीनियर थे, उस हिसाब से रिलेशन था। हम लोग सेट वेट पे होते थे, थोड़ा बैठते थे, बातें करते थे। जस्ट पहले तो जनरल कैचिंग अप होती थी, बातें कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है ये वो, फिर कॉमन लोगों की बातें शुरू हो जाती थी। तो ऐसा मेरा कोई बहुत उनके साथ गहरा जो है वो नहीं निकला था उतना, क्योंकि हमें इतना वक्त नहीं साथ में मिला था। शायद वो काफ़ी सीनियर थे मुझसे और शायद हम लोग का जो भी था, बट यही सब बातें सुबह हो रही थी। तो ये इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मुझे ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा ये सारा कुछ हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट हाँ, उनको ऑब्जर्व करना ऑन द सेट्स ऑल्सो, देखना कि वो इंसान कैसे क्या कर रहा है एंड ऑल दैट, एक अलग चीज़ हुआ करती थी। मैं कई बार उनकी इंटरव्यूज़ में और उसमें थोड़ा मजाक में टांग खींचा करता था कि इरफान भाई जो हैं वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आते हैं और आके अपना शॉर्ट वॉट देते हैं साहब बीवी गैंगस्टर के टाइम पे एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो वैसा सा था, बट हाँ आई थिंक हासिल पे ही चलिए बात करते हैं। प्रोसेस पे मैं बात करने वाला था एक्टिंग की। आप चूँकि पंजाबी फैमिली से आए और शुरुआती फिल्म आपको हासिल वो एकदम इलाहाबाद के लड़के की वो, तो उसकी तैयारी कैसी थी? हर व्यक्ति का अलग अलग प्रोसेस होता है, पर मैं ये दर्शकों के लिए ये समझना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती, उदाहरण से ये मैं समझना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रिप्ट आई, आपको रोल पसंद आया, उसके बाद आप उस रोल को खुद में कैसे जब्त करते हैं, कैसे उस किरदार के दिमाग को पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे क्या करते हैं, कैसे खुद क्या रिसर्च करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। तो ये एक उदाहरण के साथ किसी भी अपने आप कैरेक्टर, मान लीजिए हासिल का ही था, क्योंकि वो इसलिए मैं हासिल ले रहा हूँ क्योंकि शुरू आप तब लगभग वो पहला आपका एक बहुत बड़ा काम था, माचिस तो खैर था ही, पर उसमें इलाहाबादी आप एकदम, और पंजाबी फैमिली शायद शुरुआत की वो पिक्चरें थी, तो कैसे खुद को ढालना था उसमें? तो ऐसा था कि माचिस जो है उसमें एक हल्का सा हिंदी में एक पंजाबी लहजा, वही इसी मोहब्बतें में एक अलग टाइप की, वो कमर्शियल टाइप की फिल्म थी, उसमें एक अलग तरीका था। फिर आई हासिल में एक फ्लेवर था जिससे मैं वाकिफ़ था। मैं हॉस्टल में था, कुछ 5th स्टैंडर्ड तक या समथिंग, मैं लखनऊ में सेंट फ्रांसिस कॉलेज में था, पढ़ता था हॉस्टल में। तो हमारे वहाँ पे
पूरे यूपी से इधर उधर सब तरफ से लोग हॉस्टल में आए होते थे, तो सबका अपना अपना तरीका, कुछ कहाँ से कौन सीतापुर से आया, कोई गोंडा से आया, कोई कहीं से आया, कोई इलाहाबाद से आया, कोई कहीं से आया सब। और जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक उस टाइम तक आपका ये पूरा जो है वो स्प्रेड होता था ऑल द वे टिल नैनीताल एंड ऑल, पूरा वो आता था पूरा उसमें आपके। हाँ, पूरा यूपी मतलब बहुत उस टाइम तुरंत ही अलग हुआ था, पर आप जब पढ़ रहे होंगे तब तो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब आप लगा ली 80 की। हाँ, तब तो मतलब था ही, तो था ही ना, 2000 के आसपास, 81 के आसपास की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे आप देख लीजिए कि अलग अलग जगहों से लोग आते थे, सबके उस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है मेरी लाइफ में। तो आए होते थे, कोई कुमाऊं से आया हुआ है, तो कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से, सबका अपना अपना एक वो होता था। तो जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं, अगर वो चीज़ें, उनके साथ के इंटरेक्शंस, उनके साथ का सब कुछ जो आपके जहन में रह जाता है, और अचानक से आपको किसी स्क्रिप्ट में या कहानी में आपको वो चीज़ मिलती है, वो फ्लेवर मिलता है, तो आप उसको ग्रास्प थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो वही था। और आई थिंक जैसे ही हासिल की, तो पूरी स्क्रिप्ट की नरेशन तिशु ने दी थी मुझे, और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो उसके ऊपर, बट वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी ज़िंदगी में आई थी जब मैं बहुत नया था इस इंडस्ट्री में, और मैं बहुत वो था। तो शायद मुझे इसीलिए मैं ये सारी दिल है तुम्हारा, ये सब ऐसी ऐसी फिल्में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ कर रहा था, मगर मैं हमेशा हर जगह पे यही कहता था कि मैं जब हासिल के सेट पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ। तो थोड़ा इतना ज़्यादा उस माहौल में, उस हर चीज़ में जो मज़ा आता था, सब कुछ होता था, सेम चीज़ जो है शायद इस वजह से ये रिएक्शन था, क्योंकि माचिस उसी टाइप का था। हालांकि वो एक अलग जगह की कहानी थी, सारा कुछ था, मगर ऐसा लगता था कि वो रियल फीलिंग, मतलब वो प्योर कमर्शियल फिल्म वैसी नहीं थी जी, इसलिए आपको लगता था कि वो भी बातें जो हैं वो बड़ी अजीब होती हैं। अब जैसे माचिस की मैं अगर आपको बात बताऊं, तो माचिस जो है वो जिस हिसाब से लिखी गई थी और बनाई गई और सारा कुछ, तो स्क्रिप्ट के पहले पन्ने के ऊपर कुछ लाइनें थी जिनके लिए कि मतलब गुलजार साहब ने सोचा हुआ था कि या नसीर भाई या मिस्टर बच्चन या समथिंग, उनसे वो नरेट करवाएंगे। तो वो लाइनें थी कि वो जानते नहीं इन लड़कों को माचिस की तीलियां हैं सब, ज़रा सी घिसने तो भड़क उठती हैं, इनसे चिराग भी जलते हैं और चिताएं भी। ठीक है, ये लाइनें गुलजार साहब की लिखी हुई वहाँ पे थी। अब फिल्म बन गई, और उसके बाद कहीं बीच में ये डिस्कशन चल भी रहा था सीनियर्स के बीच में, गुलजार साहब और बाकी उनकी टीम के साथ किया जी। तो सबने आई थिंक यही कहा कि यार वो अगर वो लाइनें शुरुआत में ऐसी डाल दोगे तो ऐसा लगे जैसे कोई कमर्शियल फिल्म बनाई है, ये है वो। और बाद में वही फिल्म जो है वो इतना चलती है कि साउथ तक जाके चलती है, और उसके बाद कमर्शियली मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म ऑफ द ईयर का नेशनल अवार्ड उस फिल्म को मिलता है। तो क्या कॉमर्स, क्या फिल्म होती है ना। सो आई थिंक वो एक चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और हम लोग के लिए वो लाइनें जो थी यार, हम तो ड्रीम करते थे। मैं चंद्रचूड़ सब यार क्या लाइनें हैं, वो जानते नहीं। पहली पिक्चर मिली गुलजार के साथ। अब मुलाकात होती है गुलजार साहब? काफ़ी वक्त हो गया है। आई थिंक कोविड बीच में आ गया, सारा कुछ हो गया। अब धीरे धीरे आई थिंक चीज़ें खुल रही हैं ज़रूर। एक्चुअली एक हमारे वो होते थे मेरा एक बड़ा चक्कर है सीनियर लोगों के साथ ना, एक बड़ा मेरा वो वैसा होता है, बहुत रिस्पेक्ट और उस टाइप का लेवल। तो मैं मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब करना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं होती कि मैं अचानक से या तो उनका नंबर ले कहीं से और फ़ोन लगा दूँ, सर हाँ ओ मैं आ रहा हूँ, बड़ा पता नहीं क्यों हिम्मत जुटा नहीं पाता हूँ हिम्मत। हमारे एक मिस्टर कुट्टी होते थे जो उनके ऑफिस में, वो हमारा कनेक्ट होते थे गुलजार साहब के साथ कि सर हैं क्या वहाँ पे। मैं हम लोगों को ठीक है मैं पता करके आपको बताता हूँ। फिर वो बताते थे कि हाँ हैं, मैंने बात कर ली उनसे, आप आ सकते हैं। तो वैसा वाला होता था वो। मिस्टर कुट्टी पता नहीं किधर थोड़े से गायब हो गए, या नंबर चेंज हो गया उनका, या कुछ हो गया। अच्छा, कुट्टी साहब। कुट्टी सो ऐसा था। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है जो सीनियर हों, जो सब कुछ हों।
बट हाँ, वापस उसी चीज़ पे आते हैं कि हासिल और वो प्रोसेस और सारा कुछ, तो वो बहुत एक नया टाइप का वो था मेरे लिए इस इंडस्ट्री के अंदर की। जैसे ही टिशू के साथ हुआ वो ऐसा लगा यार ये गेम तो अपने को समझ में आ रही है, तो मज़ा आने लगता है, अपना तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो मज़ा आएगा। और फिर इरफान भाई भी उसमें थे, फिर उनके साथ ये वो, और हर सीन में जैसे इरफान भाई भी इतना इन्वॉल्व हो जाते थे एज ए डायरेक्टर ओनली ऑलमोस्ट। उनका सीन भले ना हो, मेरा सीन चल रहा होता था सपोज करो, तो वो वहीं होते थे, हल्का सा कुर्ते को आके उसके ऊपर थोड़ा सा ये कर देना वो कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो उन लोग का चलता था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन आज वही चीज़ अगर हम वापस उसी बात के ऊपर आते हैं कि क्या कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट होती है, आप समझ जाते हैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि यार ये तो, और अगर उसके बाद आपको अपना किरदार भी अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहली चीज़, इससे पहले कि आप उसके ऊपर कुछ किसी तरीके की भी मेहनत करना या कोई भी मीटिंग करना या कुछ भी करना हो, उससे पहले आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई ये नए लोग हैं, मगर ये क्या कंप्लीट कर पाएंगे, ये फिल्म बना पाएंगे। एक अलग जंग चल रही होती है साइड पे। इतना ऐसा नहीं होता है ये स्क्रिप्ट आई है और ये है और हर फिल्म जो है वो आपको बहुत बड़े प्रोड्यूसर से ही आ रही है, ये ऐसा नहीं होता है। जब आपको पता लग जाता है कि ये पिक्चर बना तो लेगा, फिर जंग आती है कि बनाने के बाद ये रिलीज कर लेगा। हाँ, रिलीज का बड़ी, आप समझ रहे हो। तो अब उसमें भी जैसे ये कह रहे थे कि कुछ लोग या राइटर नहीं होते या कुछ डायरेक्टर नहीं होते, लेकिन वो बन जाते हैं, उनकी हवा ऐसी होती है कि बहुत बड़े। तो आप समझ रहे हैं, तो कई लोग शायद उस गेम में बहुत अच्छे हों, नए हों, लेकिन वो आते इस कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि उनको सब कुछ आता है। आप देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको बनाएंगे और उसके बाद जिस लेवल पे रिलीज होने वाला, और ऐसे 8-10 बड़े बड़े नाम जो छोड़े जाते हैं, तो फिर आदमी शुरुआत में तो हम लोग थोड़े से हिल जाते थे कि अरे यार ये तो कमाल होने वाली है, तो मतलब वाह, अपने टाइप की फिल्म भी है और उस टाइप का प्रमोशन और ये सब कुछ, तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस है चीज़ों का, ये अच्छा होगा। फिर उसके बाद अब समझ में आ गया, अब बस इतना ही पूछते हैं कि बना लोगे, अब पहले ही देख लेते हैं कि कितने पानी कि अब बना लोगे ना, बस बना लोगे तो फिर अच्छी चीज़ है, इट्स वर्थ इट। आई थिंक ये चीज़ को हम लोग को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कहानी जो है वो सुनाई जानी चाहिए। सो अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। तो अगर हम पोजीशन में हैं कि हम सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी कहानियों को, तो क्यों ना करें, चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बहुत ही कमर्शियल एक्टर हो। बट आई थिंक वो सपोर्ट ज़रूरी होता है फॉर फाइन स्क्रिप्ट्स एंड गुड डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आपसे भी मैं उसी उदाहरण गुलाल से समझूंगा कि कैसे, जो मैंने पूरा मेरा सवाल था उसको। गुलाल मैं एक प्ले कर रहा था, सरसर सरला, तो मैं एक्ट कर रहा था उसमें। सोनाली कुलकर्णी भी एक्टिंग कर रही थी, अनुराग कश्यप भी एक्टिंग कर रहे थे, और मैं अक्सर खुद भी एक्टिंग कर रहे थे। अनुराग कश्यप के हमारे कुछ लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि अनुराग कश्यप एक्टिंग क्यों करते हैं। सही बात है। तो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं वो। हाँ, डायरेक्टर तो अच्छा ही है उसमें। तो एक दिन रिहर्सल में कुछ हुआ कि मैंने किसी तरह से एक अजीब तरीके से कुछ बिहेव किया, और जैसे ही वो रिहर्सल ख़त्म हुई, अनुराग मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि तू रणसा कर रहा है मेरी फिल्म में। मैंने कहा कौन रणसा, क्या रणसा? और मेरा दिमाग उधर लगा हुआ है, कल शो होने वाला है और आज फाइनल रिहर्सल हुआ है, मेरा दिमाग उधर है, और वो मुझे पूरा कन्विंस करने पे लगा हुआ है कि तेरे को ये रोल करना ही पड़ेगा, तू ही करेगा। मैंने कहा आप मेरे को जान रहे हो, पिछले 4 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, 3 साल से आप मुझे देख रहे हो, आज क्या हो गया सडनली? तो बोले नहीं, आज मैंने तुझ में कुछ देखा जो मेरे कैरेक्टर से बहुत मेल खाता है। अब पता नहीं क्या दिखा उनको, जो भी था। डायरेक्टर की आंख होती है, वो पता नहीं चलता, वो पता नहीं चलता। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट, उसने मुझे पकड़ा दी, मैंने पढ़ी, और मुझे लगा है बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है ये। 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अपीलिंग लगी उसके बारे में। पहली चीज़ ये कि डर नाम की चीज़ नहीं है इसको, फेयरलेस है, करेज, टॉप लेवल का करेज। करेक्टर, आपके करेक्टर हाँ। तो साहस जिसको कहते हैं, तो फेयरलेस है, करेज है, ट्रूथफुलनेस है,
सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता वो, और बहुत रिच होते हुए भी अपने पापा से पैसे नहीं लेता। हाँ, ये मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है वो सीन, जब आप जाते हैं और कहते हैं कि कैसे आपने मेरे नाम पे योर हाइनेस से पैसा ले लिया, मैंने आज तक पैसे नहीं लिए। भाई पीयूष मिश्रा आते हैं, उनको वो गाना सुना रहे होते हैं, कह रहे हो सुन चुका हूँ भाई, कितनी बार सुनाओगे। थप्पड़ पड़ती है उनको जो। तो ऑफ कोर्स मैं समझ गया कि ये कुछ बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है और इसमें कुछ मैजिक हो सकता है। कोई भी फिल्म के कैरेक्टर में घुसने से पहले आपको एटलीस्ट 1-2 महीने का टाइम चाहिए ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपको स्क्रिप्ट मिली और आप कल घुस गए कैरेक्टर में। अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक नए कैरेक्टर को ट्राई करना उतना ही मुश्किल है जितना कि आपके आंख पे पट्टी बंधी हुई हो और आपको तीर चला के सीधा निशाने पे मारना है। अच्छा। इतना डिफिकल्ट है वो। आप अंधेरे में तीर चला रहे हो या आप अंधेरे में फायरिंग कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गोली किसी को लग जाए। वो इतना मुश्किल है, डिफिकल्ट है एक नया कैरेक्टर को क्रिएट करना, तैयार करना। मैंने ये किया कि मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट और फिर ऑब्वियसली मैं राजपूत हूँ बिहार का, तो मैंने अपने परिवार में देखा हुआ था, अपने मामाओं को, अपने बड़े कजिन्स को, कि उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है और किस कैजुअलनेस के साथ वो लोग अपने आप को कैरी करते हैं। एट द सेम टाइम उनमें इतनी ग्रेविटी होती है। तो एक थोड़ा सा वो रेफरेंस पॉइंट था मेरा, मेरे फैमिली मेंबर्स या बचपन से मैंने कुछ एक कोई सीनियर जैसे नंदा भैया हो गए, बचपन से वो हमारे लिए हीरो हैं। अच्छा। अब नहीं रहे, लेकिन वो बचपन में कहीं पे टिकट ब्लैक हो रही है और हम लोग वहां पे लाइन में खड़े टिकट के लिए। हाँ, तो वो जाके नंदा भैया है कि जो है चलो टिकट दिला देंगे, ब्लैकियर को मारना चालू। अच्छा। और सारा टिकट लेकर सारा टिकट बांट दिया। इस तरह के किरदार बिहार में काफी आसपास मैंने देखे हुए थे, जिनमें बहुत ही ज्यादा टन्स ऑफ करेज है, साहस है। तो ये मैंने बैक ऑफ द माइंड में रखा। फिर भी वो करना डिफिकल्ट था क्योंकि उसके पहले मैंने लाइफ में बुलेट नहीं चलाई थी। अच्छा। तो अनुराग ने मुझे बुलेट दे दिया, बोला ये है तेरा बुलेट और ये है तेरी चाबी बुलेट की, अब तू देख ले भाई। बुलेट भी चला और बुलेट भी चला। अब क्या है कि बुलेट पे मैं अकेले निकला हुआ हूँ। पहले तो 1-2 दिन मैंने बिठाया एक बंदे को जो जिसकी बुलेट थी, जिसने मुझे मदद की कि कैसे किक मारते हैं ये वो सब। उसके बाद मैं बुलेट लेके घूम रहा हूँ, मेरा शूटिंग नहीं, मैं बुलेट लेके घूम रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बुलेट के साथ बहुत कंफर्टेबल हुआ कि ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये मेरा घोड़ा है और मैं इसका सवार हूँ। उसके बाद जहाँ पे ये रहता था रणसा, वो सांभर में एक जगह है जहाँ से ट्रॉली जाती है और वहाँ पे एक रूइंस है, ठीक है, कुछ है नहीं अंदर। तो इन लोगों ने उस दिन शूटिंग थी, सांभर बहुत दूर था, तो रात को ये लोग जा नहीं पाए जयपुर, बिकॉज सुबह फिर 4-5 बजे आना था, मैजिक आवर का शॉट था। तो इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिली, कोई होटल नहीं, तो इन लोगों ने अपने लिए एक धर्मशाला बुक किया। अच्छा, धर्मशाला के नाम से मुझे बचपन से एलर्जी है। क्यों? पता नहीं, एक बार किसी भैया जी के ने लेके गए थे मुझे शादी में और धर्मशाला में रुका दिया था, और वो धर्मशाला इतना गंदा था और सब कुछ था कि मेरे दिमाग में वो मतलब एक ब्लॉकेज की तरह बैठ गया कि धर्मशाला में तो मैं नहीं रहूँगा। तो बोले तू कहाँ रहेगा? मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा। तो हमारी वैनिटी वैन लगी थी और मैं वहीं रहने लगा। तो मैं और गुरुजी जो बांसुरी बजा रहे थे उसमें, वो भी मेरे थिएटर ग्रुप के हैं, सुहास जोशी नाम है उनका। तो बस शाम हुई और सब कुछ खत्म, कोई नहीं वहाँ, ना लाइट ना कुछ। और वो रेगिस्तान में मैं और गुरुजी आराम से खाना रखा हुआ है, बैठे, वो बांसुरी बजा रहे हैं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और वो। 3-4 दिन हम लोग वहाँ रुके और वो गुरुजी मेरे साथ ही रुके हुए। अच्छा। हाँ, कह रहे तू रहेगा तो मैं भी रहूँगा। अब सुबह उठते ही वहाँ पे कुआं है, कुएं में से पानी निकाल के मैं नहा रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ यही है रणसा। हाँ, तो इसी मुझे तरह जगह पे वो रहता भी है। हाँ, रहता भी है। तो मुझे लगा कि यार अब इसमें एक्टिंग क्या करनी है, अब मैं जो हूँ सो वही हूँ मैं, ये ऊपर वाले का नाम लेके चलो घुस जाओ। तो ऐसे मैंने वो अचीव हो गया। क्योंकि उसके पहले अनुराग के दिमाग में डाउट था, बिकॉज वहाँ पे अनुराग मुझे ये बोलने लगे कि अरे तेरा सुर सही नहीं लग रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। और मैं कंफ्यूज्ड कि ये मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने मकरंद देशपांडे को भी फ़ोन कर दिया कि अरे देखिए ना क्या हो गया। वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं मेरे गुरु वहाँ से, अरे क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा क्या हो गया, मेरे ख्याल से तो मैं अच्छा कर रहा हूँ सर। नहीं तू उसकी बात माना करियो करके।
तो मैंने होटल में अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लिया। शूटिंग होती थी, मैं किसी से कोई बातचीत नहीं। बाद में मुझे पता चला कि अनुराग ने सारे लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि अभिमन्यु से कोई बात मत करना। अच्छा। और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि अरे हर कोई मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। हाँ। तो मैं कि आपका कैरेक्टर उस तरह है, इसलिए उन्होंने कि रियल लाइफ में भी वैसा ही उसने feel कटा दिया, उसने डिस्कनेक्ट कर दिया रियल लाइफ के सारे कैरेक्टर से मुझे। तो मैं अकेला ही रहने लगा और मैं रूम में पैकअप के बाद आऊँ और रूम बंद, या मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं अकेले कर रहा हूँ। जब फिल्म एडिट हो गई और पृथ्वी थिएटर पे अनुराग मुझसे टकराए तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया और बोला यार तेरा क्या कैरेक्टर वर्क कर रहा है। आरती उनकी वाइफ एडिट कर रही थी। हाँ, बोला आरती बोल रही है कि यार ये क्या इसका कैरेक्टर वर्क कर रहा है यार। और उसी वक्त उसने बोला कि देख लेकिन मैं एक तेरे को बात बताता हूँ, जैसे ही तेरी डेथ होती है ना फिल्म घुटने पे चलने लगती है। उसके पहले फिल्म जो है दोनों पैरों पे भाग रही है, लेकिन तेरे खत्म होते ही फिल्म ऐसे हो जाती है। उनको पहले ही पता चला। जान था आपका कैरेक्टर, जाहिर है। अब हम लोग थोड़ा पीछे से इशारा हो रहा है रैप अप की तरफ, फिर भी मैं थोड़ा लालची हूँ तो दो तीन सवाल मैं पूछ जरूर लूँगा। एक तो इसी कैरेक्टर पे ही, जैसे मान लीजिए एक तो कोई कमर्शियल फिल्म आती है आपके पास किसी बड़े एक्टर के साथ काम, जैसे मान लीजिए मोहब्बतें आई आपके पास और तब आप नए भी थे, उसमें अमिताभ भी हैं, उसमें शाहरुख भी हैं, तो क्या ये जहन में होता है यार इतने बड़े एक्टर के साथ, मतलब बड़े एक्टर तो जो है सो है, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना है। और आप भी इसी तरह से आपने अमिताभ के साथ काम किया, फिर उसके बाद साउथ में आपने बड़ा काम किया, विजय के साथ काम किया है आपने, एनटीआर के साथ काम किया है आपने, वेंकटेश के साथ काम किया है। तो जब किसी बड़े सुपरस्टार के साथ आप काम करते हैं तो उसकी क्या आपके जहन में चल रहा होता है वहाँ पे जब जाते हैं एक्टिंग करने, या फिर थोड़ा नर्वसनेस तो नहीं कहेंगे उसको, पर एक कुछ तो रहता है दिमाग में? नहीं, जब मैं एक्टर बनना चाहा तो मेरे मामा नवल किशोर प्रसाद सिंह, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी जो मैं आज भी अपने दिमाग में लेके चलता हूँ। उन्होंने बोला देख तू एक्टर बनने जा रहा है ना, एक बात का ध्यान रखना, कितना भी बड़ा एक्टर तेरे सामने आ जाए तू घबराना मत या नर्वस मत होना। मैंने कहा क्यों मामा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बोले क्योंकि अपनी लाइन तो तू खुद ही बोलेगा ना। अच्छा, तो यही गुरु मंत्र ये लेके गुरु मंत्र की मामा जी अपना का परफॉर्म तो हम खुद ही करेंगे। और आप उस समय तो नए थे जब मोहब्बतें आई थी, मतलब हम लोग जब तो मोहब्बतें कैरेक्टर के थी। लिए वर्क कर रहा था वो, क्योंकि अच्छा। जब मिस्टर हाँ, वो बच्चन वैसे आते थे था तो भी, डर जाना, ये हो जाना, और वो हो शाहरुख भी जाना। आपके एक टीचर की तरह और शाहरुख टीचर के साथ थे, बट आप उनकी ऑ में हो कि भाई अरे ये आदमी जो बातें कर रहा है तो कमाल कर रहा है, तो प्यार बोल रहा क्या है, बातें ये करते क्या हैं है? सेट पे? नहीं, अदरवाइज तो खैर डिपेंड करता है। जो अगर हम लोग ऐसे बैठे होते थे तो नॉर्मली तो किस्से ही आपको सुनने को मिलते हैं कि उनके टाइम में कैसा हुआ था, क्या हुआ था। फिर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब हम मोहब्बतें की शूट कर रहे थे लंदन में लॉन्गलीट में, तो आई रिमेंबर वो बता रहे थे कि किस तरीके से कितनी सारी उनकी जो फिल्में थी वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म करके यहाँ पहुँचे हैं, और अब ये फिल्म जो है विल बी हिज लास्ट, पूरा रैप करके सारा कुछ जब मोहब्बतें रैप अप करके उससे पहले कुछ एक दिन में नहीं, मैं बोल रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से उनकी जो भी फिल्में चल रही होंगी तो वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट करके वहाँ पहुँचे थे। और अब मोहब्बतें कंप्लीट करने के बाद वो अपना नया काम शुरू करेंगे, तो विच हम लोग को उस टाइम पे एक इंसान को समझ में नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन एक बहुत बड़ी लर्निंग वाली चीज़ होती है कि ये प्रोसेस है। इसमें कुछ फिल्में आप करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें सब आधी अधूरी हुई होती है। हाँ, समझ रहे हैं? मतलब किसी का 2 दिन का काम बचा है, इंटेंशन आपका यही था कि ये पूरी कंप्लीट करूं, ये करूं, मगर आधी अधूरी पे एक पॉइंट ऐसा आता है सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसी बातें, प्लस पुराने उनके एक्सपीरियंसेस, कोई गाने की शूटिंग के दौरान कुछ हुआ, ठंड हुई, क्या हुआ, ये वो, तो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ का सीन चल रहा है, किस रेफरेंस में बात हो रही है। तो हम लोग तो बिल्कुल ही न्यू और फ्रेश थे, तो हम लोग को तो बहुत मज़ा आता था कहानियाँ और किस्से सुनने में। आज भी आता है, आज हमने इनसे कितने कमाल के पुराने जो है वो किस्से सुने और सब कुछ किया। अच्छा, अब आपने यहाँ बोल दिया, मेरे जहन में एक सवाल है लेकिन अब मैं वो स्किप करूँगा। नहीं पूछिए है ना।
आपने भी मुक्केबाज में अनुराग के साथ काम किया है और आपने गुलाल में काम किया, और भी काम आप मिलते जुलते रहते होंगे आप लोग। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ना सेट पे बड़ा पैंडामोनियम क्रिएट कर देते हैं, और कोई अगर शूटिंग के दौरान कोई जेल ना जाए, कोई पुलिस ना आए, तो फिर मामला बनता नहीं है। हाँ, ये कई लोग, खुद अनुराग भी कह रहे थे ये चीज़। तो ये क्या था, वो सेट पे कैसे रहते हैं, कैसे डील करते हैं एक्टर्स के साथ अनुराग, और वो किस तरह के आदमी, और पीयूष मिश्रा कहते हैं उनको बिना परमिशन के शूट करने की बड़ा शौक है, कहीं शूट करने लगते हैं। अनुराग वैसे तो बहुत ही शांत है, मतलब जैसे आप सेट पे जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई फिल्म डायरेक्ट हो रही है। सब लोग शांति से बैठे हुए हैं। वो कुछ उन डायरेक्टर्स में से नहीं है जो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता हो या गाली दे दे किसी को या बदतमीजी से बात करे, ऐसा उसका कुछ नहीं है। पर एक ये जो आप बात कह रहे हैं बीच बीच में कुछ वो पंगे ले लेने वाली, तो एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट है, पता नहीं मुझे सुनाना चाहिए कि नहीं। गुलाल के वक्त थी, तो एक पुलिस स्टेशन में कुछ पैसे देके प्रोडक्शन कंट्रोलर ने उस पुलिस वाले को कन्विंस किया कि शाम को हम लोग का सिर्फ आधे घंटे का शूटिंग है। अच्छा, रियल पुलिस स्टेशन में। तो वो पुलिस वाला पैसे लेके निकल लिया। अब जब हम लोग वहाँ शूटिंग करने पहुंचे तो कोई दूसरा बैठा हुआ, शिफ्ट चेंज हो गई। तो उसने बोला, अरे सर हमने तो चल गेट आउट। कोई पुलिस वाला था जो बहुत अग्रेसिव था, हो सकता है उस दिन खराब मूड में हो। तो वो बहुत बेइज्जती करने वाले तरीके से हम लोगों को उसने भगाया वहाँ से कि चलो चलो आप लोग जाओ यहाँ से, फिल्म वाले चले आते हैं कैमरा उठा के यहाँ पे, ये वो करके, कोई लॉ मालूम नहीं है, क्यों दिया आपने पैसे उसको, किसने बोला था, इस तरह से बदतमीजी से बात करने लगा वो। तो आंखों आंखों में सबके इशारा हुआ, सब लोग बोले चलो यार चलते हैं ये वो करके। तो हम लोग रोड पे आ गए, जैसे पुलिस स्टेशन हुआ है रोड क्रॉस करके हम लोग इस तरफ खड़े हैं, और बग्गा जो प्रोडक्शन कंट्रोलर था ये वो सब साइड में हटाने लगे, वैन हटने लगी, जनरेटर की ये सब। मूड ऑफ, मेरा भी उसका भी सबका मूड ऑफ, ये क्या हो गया यार। तो अनुराग वहाँ पे पॉन्डर कर रहा था, बोला यार मैं ये सीन ही निकाल देता हूँ, मेरा ही सीन था जबकि। मैंने कहा निकाल दो आप, क्योंकि 2 बार पहले भी ये सीन शूट करने की कोशिश की, हुआ नहीं, आज भी नहीं हो रहा, मतलब ये सीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बात करते करते वो पुलिस वाला हमारे पास आ जाता है और चीखने लगता है कि तुम लोगों में कोई तमीज़ है कि नहीं, तुम लोग बेशरम लोग हो, मैं कब से कह रहा हूँ भागने के लिए, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं रहे हो। बस इतना कहना था कि अनुराग का दिमाग उड़ गया और वो पुलिस वाले को गाली देने लगा वहीं मुंह पे। ठीक है, पुलिस वाले को गाली देने लगा तो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने लगा। तो एक असिस्टेंट अनुराग को रोक रहा है, तो अनुराग ने उसको पुश कर दिया और वो खुद पुलिस स्टेशन में घुस गया, और उसके पीछे मैं, क्योंकि मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। और वहाँ पे जाके वो सारे पुलिस वालों को गाली दे रहा है, और नौबत यहाँ तक आ गई कि 1-2 पुलिस वाले ने गन निकालना चाहा कि अरे ये हो करके। तब तक उनको समझ में आई बात कि अरे ये क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रणसा के गेटअप में हूँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगे हुए हैं, मेरी मूंछ है। ऑब्वियसली वो पुलिस वाले सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये है कोई बड़ी चीज़। और मैं सिर्फ इसलिए वहाँ खड़ा हूँ कि कुछ हो ना जाए वहाँ पे। फाइनली ऐसा हुआ कि अनुराग ने बोला कि मार मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मारते हो गोली से, मारो। पुलिस वालों से कहा कि गोली से मारो, मारो मुझे, नहीं मारोगे तो भी मैं पूरी मीडिया को बुला रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग की ऐसी की तैसी कर दूंगा। करते करते फाइनली पुलिस वाले को कुछ रियलाइज हुआ और पुलिस वाला बोला, अरे यार ये पागल आदमी है, इसको हटा यहाँ से हटा, ये लोग पागल लोग हैं, चलो चलो आप लोग जाओ भाई। ये नौबत तो वही काफी नहीं है। वहां से वो आए फ्रस्ट्रेशन में, कुछ तो चल रहा था। रात के 2 बजे आवाज आई, बम। अरे क्या हो गया। कहाँ, सेट पे? होटल में। अच्छा, होटल। अच्छा, वापस आ गया आप लोग। तो अनुराग ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मार दिया और उसकी 3 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। तुरंत हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ गया हाथ के ऊपर, और जो ब्लड निकला उससे उसने प्लास्टर पे लिख दिया गुलाल। और नेक्स्ट डे वापस, बड़ा फिल्मी मामला, और नेक्स्ट डे वापस से स्मोक करते हुए उतना ही कुल्ली वो डायरेक्ट कर रहा है लोगों को, जैसे कि कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार
एक एक वर्ड इसका सच है। बड़ा एकदम जो है फिल्मी मामला था ये तो। खैर चलिए वो सब छोड़ते हैं। 2 सवाल और हैं मेरे छोटे छोटे। एक बाइनरी सेट की जाती है। मैं एक इंटरव्यू कर रहा था उनका रिद्धि डोगरा और नवीन कस्तूरिया का। तो उसमें रिद्धि डोगरा कह रही थी, मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि सलमान ऐसे चूँकि आप सलमान के साथ काम कर चुके हैं, आप शाहरुख के साथ काम करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो ऐसे एक्टर हैं कि जो एक टेक देते हैं बस उसी में आप अपना निकाल लीजिए जो भी है, और शाहरुख का सीन ये है कि जब तक डायरेक्टर को पसंद ना आ जाए तब तक वो टेक देते रहते हैं। क्या है ऐसा? अभी नहीं ऐसा आपने नहीं, चूंकि अभी काम हाँ किया अभी है किया इस पे। तो नहीं, जब जरूरत थी तो वो रीटेक दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, वो खुद भी मॉनिटर पे चेक कर रहे थे कि अच्छा हाँ ठीक है ना टेक, फिर वो आगे बढ़ रहे थे। तो कई बार लोग ऐसे ही बोल जाते हैं कुछ, या कभी एक आध दिन ऐसा हुआ भी होगा, हो सकता है जब उनका जब वो सीन बंदा रहा वहाँ हो। होगा तो हाँ। उस दिन उन्होंने एक एक टेक दिए होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सबको एक अच्छा प्रोजेक्ट तो चाहिए ही हाथ में, तो हर कोई तो यही कोशिश करता है कि यार मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा करूं। कई चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती हैं। होती इसीलिए मैंने हैं। ये clear कर रियलिटी है। मैंने उनके साथ काम नहीं किया है किसी फिल्म में सलमान भाई के साथ, बट देखा है कई बार वो करते हुए। वो पूरा शॉर्ट वर्ड एकदम जब तक करेक्ट नहीं होता तब तक वो करते हैं। ये चीज़ें आई थिंक कई बार ना डबिंग वबिंग में कई बार चीज़ें जो हैं वो होती हैं कि आप 8-10 डिफरेंट टेक्स दे देते हो और फिर आप बोल देते हो कि इसमें से निकाल लेना। कभी आप अगर जल्दी में हो या कुछ हो तो वो तो हम लोग कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ को जल्दी में करना है तो हम लोग उनको 8-10-15 वेरिएशंस उसके दे देते हैं, ठीक है ना, सेम टेक के। और फिर आप वो मैचिंग और मिक्सिंग और वो सारा कुछ आप बाद में करते रहना। यार वो टाइम वेस्ट अभी मत करो कि अपने को निकलना है, पहुंचना है, शूट पे पहुंचना है या जो भी है, राइट। तो वो चीज़ हो सकती है, बट आई थिंक नहीं, शॉर्ट तो आई थिंक जब तक ओके नहीं होता तब तक कोई भी नहीं करेगा। चलिए मेरे पास और सवाल थे, पर अभी सर ने बोला ना अपने को निकलना है तो पीछे से भी इशारा हो रहा है अपने को निकलना है। तो थैंक यू सो मच। फिल्म आ रही है आज़म, देखिए आप लोग, और शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।